All right, let's start energy. So what is energy? Simplest way क्या होता है एनर्जी का मतलब क्या है आप लोगों को पता भी होगा. द एबिलिटी टू डू वर्क. So how the energy is defined? Energy is defined as the ability or capacity of an object or capacity of an object to do work. इसका मतलब हम क्या समझे इस डेफिनेशन से कि एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म. और यहां वर्क का क्या मतलब है कि जब कहीं पे फोर्स वगैरह कुछ लगे उसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट में मोशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो. ठीक है, तो वो ऐसा कोई सा भी वर्क का फॉर्म जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जा सके, उस फॉर्म को हम, उस वर्क डन को ही, उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही क्या बोलेंगे? एनर्जी. सो एनर्जी इज डिफाइंड एज दैट एबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन परफॉर्म सम वर्क. ठीक है, सिंपलेस्ट वे इट इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, ऑलराइट. अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी कहलाती है क्या? जूल. सेम एज ऑफ वर्क. क्योंकि अभी अभी हम बोल ही रहे हैं कि किसका फॉर्मेट, किसी का ये एक फॉर्म है वर्क डन का ही, अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम एज ऑफ वर्क. ठीक है, तो ये बेसिक इसकी डेफिनेशन हो गई. अगर बात की जाए यहां पर टाइप्स ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, सो देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, several types of energy which you might have heard of. जैसे साउंड एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, वेरी गुड, और न्यूक्लियर एनर्जी, वेरी गुड, और हीट एनर्जी, वेरी गुड, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी हो गया, और मैकेनिकल एनर्जी, वेरी गुड, मैकेनिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी, वेरी गुड, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी, और क्या हो सकता है? जियोथर्मल एनर्जी. सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी. मतलब जो भी, जिस भी आप साइंस के जिस फील्ड में आप स्टडी करोगे, हर एक फील्ड किसी ना किसी तरीके से की एनर्जी से एसोसिएट होगा. आप टेम्परेचर में चल जाओगे तो थर्मल एनर्जी आ जाएगा. आप चार्जेस वगैरह की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगा. टेम्परेचर से रिलेटेड ही हीट एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी वगैरह. ठीक है, एयर वगैरह से कोई चीज, यानी कि कोई भी चीज मोशन में है तो वहां एनर्जी है. तो दो तरह से. अच्छा, उसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कि कोई सी भी किसी भी तरह का वर्क किया जाए, लेकिन फाइनली वो एक ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोवाइड करवा रहा है. ठीक है, उसी को बोलते हैं मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट in which we study about the motion of an object. So mechanical energy. ठीक है, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी या सन एनर्जी, सोलर एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो रही हो. जैसे हमने देखा है कि सोलर प्लेट्स के थ्रू मान लीजिए व्हीकल को चलाना है, तो सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर. तो मैकेनिकल एनर्जी के भी दो टाइप होते हैं. एक कहलाता है काइनेटिक एनर्जी, और एक कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों को मिलाकर के ऑल टुगेदर, जब इन दोनों का टोटल सम किया जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या? मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो नेट अमाउंट मिलता है वो कहलाता है हमारा क्या? मैकेनिकल एनर्जी. ओके, तो हमारा इस चैप्टर में जो मेन एम है वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करना है. तो पहले बेसिक, मोस्ट बेसिक और क्विक
डेफिनेशन देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन के कारण हो। सो दैट एनर्जी विच इज possessed in an object due to its motion or by virtue of its motion is called kinetic energy। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो मूव किस वजह से कर रहा है, किस एनर्जी के कारण कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वो एनर्जी जिस वजह से एक ऑब्जेक्ट मोशन में आ पाएगा या मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा, उस दौरान उसकी एनर्जी को बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक इसी तरह से व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? वो एनर्जी जो ऑब्जेक्ट अपनी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब साइज, शेप, ओरिएंटेशन यानी कि कहां पे रखा है, इन वजहों से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी कहलाएगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे दोनों के बेसिक एग्जांपल बता दूं, एक कोई कार मूव कर रही है तो ड्यूरिंग द मोशन कार की मोशन क्या बोली जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। अब मान लीजिए आपके पास एक टॉय कार है ना, टॉय कार वो पुराने जमाने वाली जो चाबी वाली आती है जिसके अंदर एक स्प्रिंग होती है और बाहर एक चाबी लगती है, और इस चाबी को जब हम घुमाते हैं तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होती जाती है। अब ये लूज है, अब ये बिल्कुल ऐसे कंप्रेस हो जाएगी। अब जैसे ही ये हम कौन घुमा रहे हैं? हम। यानी कि जब मैं चाबी को घुमा रहा हूं तो मैं अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहा हूं? इस स्प्रिंग को। तो उस स्प्रिंग में मेरी एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है। अब जैसे ही मैं चाबी को निकाल दूंगा या छोड़ दूंगा तो ये स्प्रिंग अपने आप को वापस से लूज करना चाहेगी, वापस अपनी मेन कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहेगी। जैसे ये लूज होगी तो ये आगे बढ़ेगी। सब लोगों ने ऐसा टॉय देखा होगा आराम से, है ना? तो अभी जब ये मैं इसको एनर्जी दे रहा था चाबी घुमा करके, तो जो एनर्जीज स्प्रिंग में स्टोर हो गई कंप्रेशन के दौरान, क्यों हो गई? पहले शेप ऐसा लूज वाला था, अब शेप साइज इसकी चेंज हो गई, कंप्रेस हो चुकी है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया। तो ये जो चेंज आया इसी को बोल रहे हैं, इस चेंज किस वजह से आया? एक एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने प्रोवाइड कर दी। तो मेरी एनर्जी इस स्प्रिंग ने जो स्टोर कर रखी है उसको बोला जाएगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। जैसे ही मैं इस की को छोड़ दूंगा ये अपने आप को अनवाइंड करेगी। जैसे अनवाइंड करेगी एक फोर्स लगाएगी आगे जिसके कारण ये टॉय मूव करेगा। तो अब यही पोटेंशियल एनर्जी ये किसको सप्लाई कर रही है? कार को, टॉय कार को। टॉय कार मूव कर रहा है तो जो कार जिस एनर्जी से मूव कर रहा है वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी अभी किसने प्रोवाइड करी इस एग्जांपल में? इसी स्प्रिंग ने। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यहां कन्वर्ट हो रही है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। पहले मैंने अपनी एनर्जी प्रोवाइड करी, मेरी इंटरनल एनर्जी हैज बीन प्रोवाइडेड and converted into potential energy of a spring. Now the potential energy of a spring has been converted into the kinetic energy of the car. तो इस तरीके से एनर्जीज में चेंज आता है। ये मोस्ट बेसिक एग्जांपल बताया, इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमारा एम है सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी रब इट एंड देन वी स्टार्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द एनर्जी possessed by an object or a body due to, और ये बस टेक्निकल वर्ड है ड्यू टू का ही, by virtue of its motion is called kinetic energy of the object. ठीक है, the energy possessed by any object by virtue of its motion is called kinetic energy of that object. अब एनर्जी कोई सी भी हो, ऐसा यूनिट हमेशा सेम रहेगी, जूल ही रहेगी। ठीक है, कहीं पे भी कोई सी भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, एनर्जी की यूनिट हमेशा सेम रहेगी, कोई सा भी टाइप हो। ठीक है, अच्छा साहब, अब बात की जाए कि तो इसका बेसिक फॉर्मूला या पहले इसके कुछ और एग्जांपल क्या क्या हम देख सकते हैं कि मोशन के कारण कैसे होती है। तो आपने देखा होगा कि जब हैमर एक नेल पर हम हैमर से हिट करते हैं
तो नेल क्या हो जाती है, जो आयरन नेल है वो वॉल के अंदर इंसर्ट हो जाती है। तो जब भी एक हथौड़े से कील पर ठोका जाता है, तो जो हथौड़ा है, हैमर है, वो मोशन में आता है। तो मोशन के कारण इसमें एनर्जी है, और इस मोशन वाली एनर्जी के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पर फोर्स लगा रहा है। तो मोशन वाला ऑब्जेक्ट हमेशा एनर्जी रख रहा है, और एनर्जी की वजह से जो जिसमें मोशन है वो एक वर्क परफॉर्म कर सकता है। वर्क कैसे परफॉर्म किया गया, हैमर ने इस पे हिट किया, फोर्स लगाया, फोर्स के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के कारण डिस्प्लेसमेंट होना क्या कहलाएगा, वर्क डन। वर्क किसने किया, हैमर ने किया। क्यों किया, क्योंकि मोशन में था। तो मोशन के कारण उसमें एक एनर्जी थी, कौन सी थी, काइनेटिक एनर्जी। सो ड्यूरिंग द मोशन a moving hammer possesses the kinetic energy due to which it is able to perform the work done, and this work done is performed on the iron nail which is being inserted into the wall. Hence there is some displacement by exerting some force. So this is one of the example. Second example मान लीजिए मुझे लेना है, अब ये चीज बेसिक समझ में आ गई, तो और क्या एग्जांपल ले सकते हैं। एयर मिल्स, जो विंड मिल्स होती है, वो किसके थ्रू मूव होती है, एयर के थ्रू। तो एयर क्या कर रही है, उस पे जो विंड मिल्स होती है उन पे फोर्स लगा रही है, तो उनके जो विंग्स होते हैं वो घूमते हैं उस फोर्स के कारण। तो एयर कब फोर्स लगा पा रही है, आप सोचो माइंड में, तभी जब एयर फ्लो हो रही है। अगर एयर स्टेबल है, मतलब जैसे कोई हवा नहीं चल रही, तो वो विंड मिल्स के विंग्स भी नहीं घूमेंगे। तो घूमने के लिए जरूरी क्या है, एयर का फास्ट स्पीड पे मूव होना। सो ड्यूरिंग द मोशन एयर कैन परफॉर्म सम वर्क because of its motion it possesses some energy. ठीक है, इसी तरह से whenever a bullet is fired from a gun, then bullet is in motion, that's why because of its motion it possesses some energy, and once it hit on the target it pierces it. अपनी मोशन के कारण एनर्जी रख रही है, टारगेट पे हिट हुई और उसको पियर्स कर दिया, छेदती भी बाहर निकल गई, उसको बिखेर दिया। सो दिस इज अनदर एग्जांपल। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल जिसके जो काइनेटिक एनर्जी, तो जहां पे भी मोशन है वो सब किसके एग्जांपल हो सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के। सो लेट्स डेराइव की मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला है क्या काइनेटिक एनर्जी का, तो हाँ जी है, बिल्कुल। अगर मैं पहले फॉर्मूला बता दूं और फिर उसको डेराइव करूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली अगर रेस्ट पर था और एक फोर्स लगाने के कारण इसमें एक कांस्टेंट फोर्स लगाया गया, जिसके कारण फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ s जितना, और कांस्टेंट फोर्स के कारण इसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ मान लिया। तो एक ऑब्जेक्ट पॉइंट A से पॉइंट B तक आ गया, जहां पर इसकी स्पीड या वेलोसिटी हैज चेंज फ्रॉम रेस्ट टू u टू v। u कितना ले रखा है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, हमने ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ी रखा, u मींस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, रेस्ट पर था तो 0। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक, तो अगर आपसे पूछी जाए किसी भी पॉइंट पर कि एक ऑब्जेक्ट m मास का है, वो v वेलोसिटी या v स्पीड से चल रहा है, तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आप आंसर देंगे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v विल बी हाफ mv²। किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम पर जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा उसका स्क्वायर, हाफ और मास, इनका मल्टीप्लीकेशन, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट वेर एवर इट वॉज बीइंग आस्क्ड, जिस भी टाइम पर। तो जल्दी से इसको डेराइव करते हैं कि ये एक्सप्रेशन आता कैसे। ठीक है, ये डेराइव करने के लिए आपको फिर से मोशन इन स्ट्रेट लाइन की ऑल 3 इक्वेशंस मोशन, यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस पता होनी चाहिए, इसलिए उसको पहले पढ़ाया जाता है ना। तो देखते हैं साहब, इसका एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं। सिचुएशन यही है, और काइनेटिक एनर्जी को प्रॉपर्ली डिफाइन करने का तरीका भी यही है। काइनेटिक एनर्जी अगर इस एक्सप्रेशन के बेस पर मैं डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन कैसे करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is determined by
calculating the amount of work done, calculating the amount of work done to bring the object, to bring that object, or to bring the object in motion from its state of rest, from its state of rest. क्या मतलब हुआ उसका कि काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकली हम कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को तभी डिटरमाइन किया जाता है, या कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि कितना वर्क डन करना पड़ा एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर था, रेस्ट से मोशन में आने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन उस ऑब्जेक्ट पर करना पड़ा किसी फोर्स के कारण, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन ही क्या कहलाएगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसलिए हमने बिगिनिंग के अंदर ही एनर्जी को डिफाइन किया है ability to do work or capacity to do work. Whatever work would be done on an object because of which it will move, then that amount of work done will convert or is said to be its kinetic energy done. ठीक है? So let's derive mathematically कि इसका एक्सप्रेशन डेराइव कैसे करते हैं। ये इसकी हो गई डेफिनेशन, किसकी? मैथमेटिकली डिटरमाइन करने के लिए डेफिनेशन। ओके, सो अब देखो कैसे डिटरमाइन करेंगे। यहां सब कुछ पहले मेंशन कर देते हैं। इफ m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, u इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ये रेस्ट पर है इस वजह से u क्या लिख रखा है हमने? 0। ठीक है। v इट्स फाइनल वेलोसिटी जो b पर आकर के हो चुकी है। ठीक है। लेट्स सपोज f इज द कांस्टेंट फोर्स, और इस कांस्टेंट फोर्स के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन, जब भी फोर्स लगेगा, अगर कोई फोर्स लगता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 0 थी अब v हो गई। तो वेलोसिटी जब भी चेंज होगी, फोर्स लगेगा तभी चेंज हो सकती है, जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए एक्सेलरेशन हो गया। एस क्या बोल रखा है हमने कि डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सब पहले डिफाइन करना पड़ता है एग्जाम में लिखने से पहले। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए कि डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो सब चीजें आपको लिखनी पड़ती है, वरना टीचर को कैसे पता? वो भले ही होशियार है लेकिन वो उस टाइम अपने आप को यह मानता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, जो बच्चा बताएगा वही मुझे पता है। तो बच्चे ने अगर डिफाइन नहीं किया तो कह देगा भैया ये कहां से आ गया, एम कहां से आ गया, यू कहां से आ गया, वी कहां से आ गया, ए कहां से आ गया। फर्स्ट आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जो आप काम कर रहे हो, जिन चीजों को आप एज ए वेरिएबल लेने वाले हो, उनको पहले डिफाइन कर दो, बस ऐसे लाइन वाइज हो गया। अब टीचर खुश है कि हाँ साहब बच्चे को आता है सब कुछ। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो फिर वरना मार्क्स कटते हैं, फिर बच्चे रोते हैं। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारा एम क्या है? एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करना। तो हमें पता है इसमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है। इक्वेशन ऑफ मोशन रिकॉल करो क्या क्या होती है, यहां लिख देता हूं मैं। एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। दीज आर कॉल्ड द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब यहां पर देखें और इसमें चेक करें कि हमें क्या क्या गिवन है या क्या क्या पता है। हमें u पता है, u तीनों इक्वेशंस में आ रहा है, बिल्कुल ठीक। v केवल फर्स्ट में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, इसका मतलब अभी हमें या तो फर्स्ट काम में लेनी है या थर्ड काम में लेनी है। आगे बढ़े, f से रिलेटेड नहीं है, लेकिन a किस में आ रहा है? फर्स्ट में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है। ओके, s फर्स्ट में नहीं आ रहा, थर्ड में आ रहा है। इसका मतलब मुझे कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करना है अपना डेरिवेशन? थर्ड से। तो मैं क्या लिखूंगा? बाय थर्ड, बाय अप्लाइंग या बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और क्या लिखोगे आप? v स्क्वायर इज इक्वल टू
u स्क्वायर प्लस 2s। तो यहां पर v की जगह हमने v बोल रखा है, u कितना है 0, 2as। तो हमें मिल गया क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यहां से हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ v एंड s। तो ये कितना निकलेगा, निकालने का मतलब a को होल्ड करके रखो, बाकी को ट्रांसफर कर दो, तो मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, v स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा। कोई पूछे कि सर ये ऐसे कैसे पता, तो आप चाहो तो पहले यहां से स्टार्ट ना करके आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इसके अकॉर्डिंग, टू फाइंड द वर्क डन। आप ये बाद में भी कर सकते हो, पहले ऐसे कर लो कि सिंस वर्क डन ड्यू टू द फोर्स विल बी Fs, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, Fs, F की वैल्यू क्या होती है, मा, है ना, F इज इक्वल टू ma इंटू s। तो अब देखिए यहां पर मुझे क्या क्या पता है, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 कि ये पहले हमने ये निकाल लिया, W इज इक्वल टू MAS। M पता है, हाँ, S दे रखा है, हाँ दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, A। तो अब मैंने बोला इसको बोल देते हैं स्टेप नंबर 1, इसके बाद इसके नीचे से यहां लिखना आप स्टेप नंबर 2 बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ताकि आपको पता हो कि हमें A फाइंड करना है। तो ये A मैंने निकाल लिया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब यहां क्या लिख दूं, बाय इक्वेशन 2 इंटू 1, बाय इक्वेशन 2 इंटू 1, है ना, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो A की, तो हमें कितना मिल जाएगा, W इज इक्वल टू M इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू s। s ऊपर है, s नीचे है, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, mv स्क्वायर अपॉन 2, बोले तो हाफ mv स्क्वायर। हमारी डेफिनेशन कहती है कि ये जो वर्क डन किया जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आया, ये वर्क डन ही क्या होना चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और ये कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें कि हेंस द काइनेटिक एनर्जी, हेंस, या आप ये भी लिख सकते हो इस लाइन के बाद, हेंस दिस वर्क डन, हेंस दिस वर्क डन, ये इक्वेशन नंबर क्या लिख दूं उसको, 1 2 3, दिस वर्क डन बाय इक्वेशन 3, दिस वर्क डन will appear as kinetic energy of an object. Hence kinetic energy Ke is equals to half mv square. This is the expression of, फिर आप लिख देंगे, this is the required expression of kinetic energy. This is the required expression of kinetic energy, ठीक है साहब, कितनों को समझ में आ गया ये सब कुछ प्रॉपरली? सर कल देखिए साहब, अब तो यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका है। अब करते हैं हम क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, ठीक, अब ये तो डिफाइन हो ही चुका है, अब ये आप अज्यूम करके चलेंगे कि ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, पहले मैं इसका डायरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखता हूं जिससे आपको समझ में आए, मैं जैसे वर्डिंग बोलूंगा उसका आपको मीनिंग समझ में आए। W इज इक्वल टू डेल्टा के। अब डेल्टा का मीनिंग मैंने बता रखा है, डेल्टा किस लिए यूज करते हैं, चेंज इन, है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्डिंग में क्या रीड करोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। F बोले तो फाइनल, I बोले तो इनिशियल। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को वर्डिंग में बोलूं उसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यू टू अ नेट फोर्स acting on an object due to which its motion will change will appear as its change in kinetic energy and it would be equal to the work done. तो फिर से बोल रहा हूं, if due to some net force
if the motion on an object changes due to which there is change in kinetic energy, then that change in kinetic energy will be equal to that amount of work done due to which the motion of the object has been changed. Change in kinetic energy is equal to that amount of work done due to which the motion of an object changes. ठीक है, अब मान लिया कि अब इसमें चेंजेस का मतलब है स्टार्टिंग रेस्ट से भी हो सकता है और नॉन रेस्ट पोजीशन से भी, यानी कि हो सकता है पहले से ही मूव कर रहा हो, तो हम यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं. तो लेट्स सपोज ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था यू वेलोसिटी से. ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ पे यू जीरो नहीं मान रहे, हमने यू को डायरेक्ट बोल दिया इनिशियल वेलोसिटी. Let an object is moving with u velocity, some net force F is applied on this object due to which it displaces at a certain point from A to B, and there is some S displacement occurs in the body. This is constant force. Now, since we know that there is क्या काइनेटिक एनर्जी possessed by the body, क्योंकि अभी ये मूव कर रहा है u वेलोसिटी थे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इनिशियल पूछूं आपसे, अब तो हम ये डेराइव कर ही चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो m मास का हो, v स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाफ mv². अगर कोई ऑब्जेक्ट m1 मास का हो, v1 से चल रहा हो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ m1 v1². कोई ऑब्जेक्ट कैपिटल M मास का हो और किसी मान लीजिए v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कैसे लिखोगे, हाफ कैपिटल M v², जो भी मतलब दे रखा होगा. तो यहां पर u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ mu². इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाफ mv². इनका डिफरेंस ही वर्क डन के बराबर होता है. देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा होता है. लेट्स प्रूव इट. ठीक है, तो जल्दी से प्रूव करते हैं साहब. ठीक, और ये प्रूव हो गया. ये सब कुछ फिर आप एज इट इज लिखेंगे इसी पहले. ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है और इसमें काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालना है. ठीक है, ओके. तो सिंस वर्क डन ड्यू टू फोर्स F, ड्यू टू net force F on an object is given by, क्या होना चाहिए, W is equals to F into S. F की वैल्यू क्या होती है, ma into S. और आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो अब मेरा एम है यहां पर इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन करना, ए की वैल्यू निकालना. जैसे वैसे जो भी हमने किया था ठीक वैसे के वैसे. अब मैं क्या करूं, ये स्टेप नंबर 1 हो गई. स्टेप नंबर 2 वो का वही जो पहले किया. स्टेप 2, सिंस बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि u v a s कौन सी इक्वेशन में आते हैं, थर्ड में आते हैं. बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s. हमें क्या चाहिए, a चाहिए. ठीक है, अब हम यहाँ t की टर्म्स में इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, अदरवाइज तो मैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, लेकिन t तो दे ही नहीं रखा, तो मैंने इसीलिए थर्ड इक्वेशन वापस वही लिए. और यहां से मैं क्या निकाल लूं, तो इसको मैं अब उल्टा घुमा के लिख देता हूं, v² ऐसे भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू v². 2s को रोक के रखूं तो ये u² उधर चला गया, तो इसको क्या लिख दूंगा, v² माइनस u². यहां से a की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगी, v² माइनस u² अपॉन 2s. ठीक है, ये मिल गई साहब. तो ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 2 से किस में सब्स्टिट्यूट कर दे, 1 में. 2 से किस में सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 में. तो बाय 2 into 1 what do we get, w is equals to m, a की जगह v² माइनस u² अपॉन 2s into s. अब ये नीचे s मल्टीप्लीकेशन में है इसके साथ, तो ये s से s कैंसिल हो गया. ये क्या मिल रहा है हमें, m
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इस 1/2 को भी बाहर ले दिया, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हाफ m को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और ये किसके बराबर चल रहा है, वर्क डन। हाफ एम वी स्क्वायर क्या कहलाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम यू स्क्वायर क्या कहलाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इसको ही क्या लिखेंगे, डेल्टा के। तो हो गया ना प्रूव। हमें प्रूव यही करना था कि ये होता है, तो हमने तो बेसिक जो वर्क डन होता है उसी का फॉर्मूला लगाया और हमको मिल गया कि हाँ भाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। सो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट फुली प्रॉपरली? तो यहां तक सब कुछ मेरे हिसाब से क्लियर है। अच्छा, ऑलराइट। वर्क की हमने जो यूनिट बोली, एक तो होती है वर्क की ऐसा यूनिट, यूनिट्स के बारे में बस 2-3 चीजें आप देख लो। ठीक है, यहीं पे रब करके लिख देते हैं। ऐसा यूनिट वर्क की होती है क्या, कुछ पॉइंट्स मतलब वर्क के बारे में, क्योंकि शायद मैं इनिशियल में बताते टाइम ये कुछ छोटी छोटी चीजें रह गई थी। ऐसा यूनिट जूल, सिंबल कैपिटल जे। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, व्हाट इज सीजीएस यूनिट एवरीवन? अर्ग। ठीक है, ठीक है। अदर यूनिट्स जो बहुत काम में आती हैं अलग अलग टाइम पर, तो वो क्या क्या होती है? एक होती है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या होती है? कैलोरी, CAL, कैलोरी। ठीक है, जब लेबोरेटरी के अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं उस टाइम हीट वगैरह की जो एनर्जी होती है वो किस में मेजर करते हैं? कैलोरी के अंदर। ठीक है, सो अर्ग हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, कैलोरी हो गया। तो दीज आर द बेसिक टर्म्स। अच्छा, रिलेशन जल्दी जल्दी देखें तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो E का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 कैलोरी होती है ऑलमोस्ट 4.2 जूल, और ये एक्चुअल में होती है 4.186 जूल, 4.186 जूल। तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.9 और 9 से फिर ये करेंगे तो 4.2, तो रफली हम 4.2 जूल इसकी याद रखते हैं। ये इसकी, तो ये हो गई इसके अदर यूनिट्स। अच्छा साहब, एक यूनिट और होती है किलोवाट आवर, है ना, जब पावर की टर्म्स में कमर्शियल यूनिट की बात की जाती है, किलोवाट आवर। तो 1 kWh ये कितनी होती है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या 3.6 मेगा जूल। ठीक है, तो ये इसकी एक क्या होती है? एनर्जी होती है सब। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज क्या छूट रही है? ऐसा यूनिट बताती है, सीजीएस यूनिट हो गई। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है एवरीवन? वर्क डन इज अ, सॉरी वर्क डन की बात नहीं चल रही, वर्क डन नहीं, वर्क की बात नहीं कर रहे हम, एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। एनर्जी, एनर्जी इज अ कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वही एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। और व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? जनरल सिंबल E। तो सेम फॉर्मूला जो वर्क डन का होता है, क्या होता है? m1L2 T-2। दिस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक है साहब, यहां तक क्लियर है? बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कितनों को समझ में आ गया यहां तक सब कुछ?